चलिए आज भारतीय इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को खोलते हैं जिसने देश की पूरी कहानी ही बदल दी। 1857 का विद्रोह। ये महज एक घटना नहीं थी, ये वो तूफान था जिसने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये था क्या? क्या ये सिर्फ कुछ नाराज सिपाहियों का गदर था, जैसा कि अंग्रेजों ने हमेशा कहा, या फिर ये हिंदुस्तान की आजादी की पहली बड़ी जंग थी? इसी सवाल के इर्द गिर्द आज हमारी पूरी पड़ताल घूमेगी। तो देखिए कहानी शुरू कैसे होती है और कितनी तेजी से आगे बढ़ती है। 29 मार्च बैरकपुर में मंगल पांडे का वो ऐतिहासिक इनकार, और महज 10 दिन के अंदर 8 अप्रैल को उन्हें फांसी दे दी जाती है। इसके ठीक एक महीने बाद 10 मई को मेरठ में विद्रोह की आग भड़क उठती है। मतलब देखते ही देखते हालात बेकाबू हो गए। तो वो कौन सी चिंगारी थी जिसने इस पूरे बारूद में आग लगा दी? हैरानी की बात है कि ये कोई जमीन या पैसे का झगड़ा नहीं था, ये मामला था आस्था का, धर्म का, एक ऐसा संकट जिसने सिपाहियों की रूह को झकझोर दिया। और वो चिंगारी थी ये एनफील्ड राइफल के नए कारतूस। एक अफवाह या शायद सच्चाई कि इन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है और इन्हें चलाने के लिए दांतों से खोलना पड़ता था। अब सोचिए, ये हिंदू और मुसलमान दोनों ही सिपाहियों के लिए उनके धर्म पर एक सीधा हमला था। इसी एक बात ने उन सबको अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट कर दिया। लेकिन देखिए, ये कारतूस तो सिर्फ एक चिंगारी थे, आग तो दशकों से सुलग रही थी। सालों से जो गुस्सा, जो शिकायतें दिल में दबी हुई थीं, वही इस विद्रोह का असली ईंधन बनी। और ये शिकायतें क्या थीं? राजनीतिक स्तर पर देखें तो लॉर्ड डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति ने कई रियासतों को अपना दुश्मन बना लिया था। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की इज्जत से खिलवाड़ हो रहा था, नाना साहिब जैसे लोगों की पेंशन रोक दी गई थी, और नौकरियों में तो भारतीयों के साथ भेदभाव एक आम बात थी। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो बस एक धमाके का इंतजार कर रहा था। तो इस लड़ाई को लड़ने वाले चेहरे कौन थे? ये किसी एक नेता का आंदोलन नहीं था, ये एक ऐसा विद्रोह था जो पूरे देश में फैल गया था, और इसके नेता भी अलग अलग कोनों से सामने आए। एक तरफ थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संगठित ताकत। इसका चेहरा थे उस वक्त के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। उनके पास एक मजबूत सेना थी, एक सिस्टम था। और दूसरी तरफ थे ये लोग, हमारे अपने नायक। दिल्ली में नाम के लिए ही सही बुजुर्ग बहादुर शाह, कानपुर में नाना साहेब, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल मोर्चा संभाले हुए थीं, और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई का तो खैर कहना ही क्या। ये लिस्ट बताती है कि ये आग किसी एक शहर तक सीमित नहीं थी, देश का एक बड़ा हिस्सा धधक रहा था। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर फैलने के बाद भी ये विद्रोह आखिरकार दबा क्यों दिया गया? सवाल बड़ा है, और इसका जवाब छिपा है एकता और संसाधनों की कमी में। तो हुआ क्या? सबसे बड़ी कमी थी एक सेंट्रल लीडरशिप की। कोई एक ऐसा नेता नहीं था जो सबको एक दिशा दे सके। दूसरी बात, जो अमीर और पढ़े लिखे तबके थे, उन्होंने इस लड़ाई से दूरी बनाए रखी। विद्रोहियों के पास न तो आधुनिक हथियार थे, न ही पैसा, जबकि अंग्रेजों की फौज कई ज्यादा ताकतवर और संगठित थी। और शायद सबसे जरूरी बात, आगे क्या करना है, इसकी कोई साफ प्लानिंग ही नहीं थी। विद्रोह को कुचल तो दिया गया, लेकिन इसके बाद भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। ये एक तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के साम्राज्य का अंत था और सीधे ब्रिटिश क्राउन के साम्राज्य की शुरुआत। और इसका असर बहुत गहरा पड़ा। 1858 में एक नया कानून आया जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का राज पूरी तरह से खत्म कर दिया। भारत अब सीधे इंग्लैंड की महारानी के अधीन आ गया। गवर्नर जनरल का पद बदलकर वाइसराय हो गया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव लोगों के दिलों में आया। आजादी की एक ऐसी भावना जागी जो अब कभी बुझने वाली नहीं थी। और जानते हैं इस विद्रोह का संदेश कैसे फैलाया गया? ये बहुत दिलचस्प है। कोई फोन नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, बस 2 चीजें, कमल और रोटी। ये एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंचाए जाते थे, और ये इस बात का गुप्त इशारा होता था कि तैयारी पूरी है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई सिर्फ सिपाहियों की नहीं, बल्कि आम लोगों की भी बन गई थी। तो आखिर में हम घूम फिरकर उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं। विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन क्या इस साझा दुख, इस साझा संघर्ष और बलिदान ने पहली बार एक बिखरे हुए देश को एक राष्ट्र होने का एहसास कराया? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आगे की कहानी में मिलता है।